आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी सेट 2017 का पेपर, जिसका पार्ट बी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पार्ट ए जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आज की इस क्लास में हम पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चन हैं उसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न उसको देखिए। सामाजिक कल्याण फलन एवं उपयोगिता संभावना वक्र की पट्टी उस बिंदु के मध्य स्पर्श करती है। देखिए, एक तो आपको सामाजिक कल्याण फलन के बारे में और दूसरा हमारा उपयोगिता संभावना वक्र। ये देखिए, उपयोगिता संभावना वक्र हमारा इस आकार का होता है, जबकि सामाजिक कल्याण फलन हमारा इस आकार का होता है। और जिस बिंदु पर ये स्पर्श करते हैं इस बिंदु को क्या कहा जाता है? द ब्लिस पॉइंट कहा जाता है, आनंदमय बिंदु कहा जाता है। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट देखिए, यदि मांग फलन x इक्वल टू 20 माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा डिमांड फंक्शन है, और प्राइस कितनी दे रखी है आपको? 2। तो ऐसी कंडीशन में मांग की लोच क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। और देखिए, जो मांग की लोच होती है उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे Q की जगह यहाँ पे X लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहे तो फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है? डेल्टा X अपॉन डेल्टा P इंटू X अपॉन Q, सॉरी P अपॉन X, मतलब Q की जगह हम यहाँ पे X भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे डिमांड फंक्शन आपका यहाँ पे X लिखा हुआ है इसलिए। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P निकाल लेंगे, और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमारे पास में जो डिमांड फंक्शन है, मांग फलन है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस पी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2p। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की जो वैल्यू वो आपकी क्या हो जाएगी? माइनस 2p मल्टीप्लाई बाय आपका क्या है? p अपॉन क्यू, माइनस 2p मल्टीप्लाई बाय p अपॉन क्यू। p हमको कितना दे रखा है यहाँ पे? देखिए p आपको दे रखा है 2 अपॉन q का मतलब क्वांटिटी हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू आपका क्या है? 20 माइनस पी स्क्वायर, और p हमारा कितना है? 2। तो p स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 20 में से 4 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 16। मतलब क्वांटिटी आपकी जो x है, या जिसको हम q कह सकते हैं, आपका कितना है? 16। अब देखिए, इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस 2, और p की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी है? 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 2 अपॉन 16, ठीक है। अब देखिए, माइनस 2 इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा? 4, और 4 इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा? 8, और 8 अपॉन 16 अगर करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन 2। माइनस का 1 अपॉन 2 का हो या केवल 1 अपॉन 2, ये हमारी क्या है? इलास्टिसिटी है, मांग की लोच है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, किंग्ड डिमांड कर्व, विंकुचित मांग वक्र की जो अवधारणा है वो किसके साथ में संबंधित है? पॉल स्विजी। और विंकुचित मांग वक्र हमारा ऊपरी भाग कैसा होता है? इलास्टिक, लोचदार होता है, जबकि नीचे वाला भाग कैसा होता है? बेलोचदार होता है, इन इलास्टिक। और यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है, ठीक है। कीमत दृढ़ता यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो सिद्धांत है, ये जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया था? स्विजी के द्वारा। कब दिया गया था? 1939 में। ओलिगोपोली मार्केट जो हमारा है, अल्पाधिकार बाजार, उसके साथ में ये संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, स्थायी आय परिकल्पना, जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो फ्रीडमैन के द्वारा ये जो परिकल्पना दी गई है, ठीक है। स्थायी आय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, और 1957 के आसपास जैसे दी गई थी। और उन्होंने क्या बताया कि दीर्घकालीन जो समय होता है उसमें एपीसी जो है वो एमपीसी के इक्वल होती हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए सही है।
परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, मांग वक्र एक्स अक्ष के पैरेलल होता है। ठीक है, जो हमारा AR वक्र है ये किसको बताता है, मांग वक्र को। और MR वक्र, ठीक है, ये भी आपका AR के समान होता है, मतलब AR और MR दोनों क्या होते हैं, समान। और AR को हम क्या कह सकते हैं, प्राइस। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो प्राइस होती हैं वो MR के इक्वल होती हैं। और प्राइस को हम क्या कहते हैं, AR भी कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू या प्राइस दोनों एक ही बात है। और ये किसके इक्वल होती हैं, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखिए जो MRP है, ठीक है, MRP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, MRP हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो सीमांत उत्पादन होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन, उसको हम क्या करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके अगर हमको VMP निकालना है तो VMP निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सीमांत उत्पादन है, मार्जिनल प्रोडक्शन, उसको हम क्या करते हैं, एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, ये जो MR हैं, MR और AR दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, MR इक्वल टू AR होता है। इसका मतलब जो MRP है वो किसके इक्वल होगी, VMP के इक्वल होगी। परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MRP और VMP क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, MP को अगर हम MR से मल्टीप्लाई कर दें और MP को अगर हम AR से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है MP इंटू MR जो होता है वो MP इंटू प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका MP इंटू MR ये किसको बता रहा है, MRP। और MP इंटू P जो है ये आपका किसको दर्शा रहा है, VMP। तो परफेक्ट कंपटीशन में दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए यहां पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, सही मिलान इनमें से कौन सा नहीं है। इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीति अंतराल की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, प्रोफेसर किन्स के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। और जब एग्रीगेट डिमांड कर्व से ये जो वाला भाग है, ठीक है, ये किसको बताता है, इन्फ्लेशनरी गैप को दर्शाता है। स्फीतिक अंतराल इसको हम कहते हैं, किन्स के द्वारा दिया गया था। तो पहला तो ऑप्शन आपका सही है। दूसरा हमारा है कि जो कैश बैलेंस अप्रोच है वो पिगू के साथ में संबंधित है, ये भी हमारा सही लग रहा है। एक्सीलरेटर मल्टीप्लायर जो है, ठीक है, व्यापार चक्र जब आप पढ़ते हो ट्रेड साइकिल तो उसमें हम त्वरक गुणांक में सैमुअल्सन का सिद्धांत भी पढ़ते हो और हिग्स का भी पढ़ते हैं, तो ये भी आपका सही होना चाहिए। और विनिमय समीकरण ये आपका किसका है, फिशर के साथ में संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन हमारा होना चाहिए डी। ठीक है, जो आंसर की यहाँ पे लिखा हुआ है सी, लेकिन होना क्या चाहिए वैसे, विनिमय का जो समीकरण है वो किसके साथ में संबंधित है, फिशर के साथ में संबंधित है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, साख गुणक इस मान्यता पर आधारित हैं। ठीक है, जो हमारा CRR होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, नकद अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा है कि बैंक जमा देनदारियां और नकद संचय के बीच स्थिर अंतर संबंध पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा आपका है कि लोग अधिक नकद रखना पसंद करते नहीं। ठीक है, साख गुणक में एक तरह से क्या होगा कि लोगों के पास में जो पैसा होता है वो क्या करते हो, बैंकों में जमा कराने की उनमें आदत होती है, नकद अपने पास में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमको गलत लग रहा है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत लग रहा है। और फिर क्या लिखा हुआ है, लोगों में बैंकिंग आदतें विकसित हो गई हैं, ये सही है। और हमको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि साख गुणक इनमें से किस मान्यता पे आधारित है, तो अ, ब और द, इन तीनों मान्यताओं पे आधारित हैं। अ, ब, द जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अ, ब, द कहाँ पे हैं, मतलब पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो ये सही होगा। अगला देखिए, ऊपर दिया गया हमारे पास में जो चित्र है इनमें से कौन सा सही है ये आपको यहाँ पे बताना है।
तो देखिए निवेश जो आपका है वो क्या है, स्वायत्त निवेश है। मतलब स्वायत्त निवेश क्या होता है, जो आय से संबंधित नहीं होता है। आय बढ़े या घटे वो क्या रहता है, स्थिर। मतलब ऑटोनोमस हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस से बिल्कुल सही है। बचत हमारी क्या है, स्वायत्त है, ये गलत है। ठीक है, बचत हमारी एक तरह से क्या है, ये इनकम के ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए इसका वक्र कैसा बना हमारा, इस तरीके से बना है। निवेश जो है वो आय पर निर्भर करता है, नहीं। बचत जो है वो आय पर निर्भर करती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है और फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, सही है कि इन्वेस्टमेंट वो कैसा है, ऑटोनोमस है, और सेविंग जो है वो क्या है, इनकम के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इसका आकार कैसा बना का, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सेविंग करो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अ और द, पहला और चौथा कथन जो है वो हमारा सही है। अगला देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी डिफ्लेटर। ठीक है, यहां अविस्फीतिक जिसको हम कहते हैं, जीएनपी डिफ्लेटर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो मौद्रिक जीएनपी होती हैं। ठीक है, मौद्रिक को हम कहते हैं नॉमिनल। तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा रियल है, वास्तविक, उसका क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो जीएनपी डिफ्लेटर जो होता है किसके इक्वल होता है, नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी मल्टीप्लाई बाय 100। हिंदी में इसको हम क्या लिखेंगे, मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद भाग दे देंगे किसका, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 100 से। अगला देखिए, फिलिप्स वक्र जो है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, हमारा जो फिलिप्स वक्र है इस आकार का बनता है। फिलिप्स वक्र जो क्या दर्शाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की जो दर होती है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध का मतलब, अगर मुद्रास्फीति की दर कम किया जाएगा, कम होती है, तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब दोनों के बीच में विपरीत संबंध को जो हमारा फिलिप्स वक्र है वो दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति की दर में कमी करने से बेरोजगारी की जो दर है उसमें क्या होगी, अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब मुद्रास्फीति घटने से क्या होगा, बेरोजगारी की जो दर है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगला है, भारत में योजना आयोग ने ग्रामीण गरीबी हेतु प्रतिदिन कितनी कैलोरी उपभोग का निर्धारण किया है। ठीक है, गरीबी को मापने के लिए कैलोरी आधारित अगर हम प्रणाली देखें तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी निर्धारित की गई कैलोरी, 2400 कैलोरी न्यूनतम, और शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उसके लिए 2100 कैलोरी जो है वो न्यूनतम निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे हमको ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूछा हुआ है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2400 कैलोरी। अगला है, किस वर्ष में किसान साख व्यवस्था, इसको हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो भारत में कब आया, 1998 में। ठीक है, 1998, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, जनसंख्या के सभी भागों में आर्थिक विकास का लाभ पहुंचेगा, इस कथन को क्या कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या के सभी भागों में आर्थिक विकास का लाभ पहुंचेगा, इसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है 2011 में कितना था, 382। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, कर के भार के वितरण को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स। ठीक है, कर भार का जो वितरण उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कह सकते हैं, कर का विवर्तन कहा जा सकता है। यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, व्यापार चक्र की परिभाषा।
ठीक है। व्यापार चक्र जो है वो क्या दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में जो उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव मतलब कभी तेजी की स्थिति आ गई है, कभी मंदी की स्थिति आ गई है, तो तेजी और मंदी की स्थिति जो आती है अर्थव्यवस्था में उनको क्या कहा जाता है, व्यापार चक्र कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, आर्थिक वृद्धि मतलब तेजी की स्थिति और संकुचन काल में जो परिवर्तन होता रहता है इस तरीके से अर्थव्यवस्था में कभी तेजी की स्थिति आ गई, कभी मंदी की स्थिति आई, इस प्रकार से ये जो चक्र चलता रहता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं, बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र। अगला देखिए, आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए सरकारी कर एवं खर्चों में परिवर्तन करने को क्या कहा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए दो विधियां होती हैं, एक तो होती है मौद्रिक नीति, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी कौन सी होती है, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो फिस्कल पॉलिसी में हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, अपने खर्चों को कम ज्यादा करती हैं या जो टैक्स होती है उसको कम ज्यादा करती हैं, ये किस में आएगा आपका, फिस्कल पॉलिसी में। ठीक है, राजकोषीय नीति जो होती है उसमें सरकार अपना खर्चा क्या करती है, परिवर्तित करती है, सरकार अपने खर्चे को कम ज्यादा करती है या करों की जो मात्रा होती है उसको कम ज्यादा करके नियंत्रित करने का जो प्रयास किया जाता है वो आपकी होती है राजकोषीय नीति। जबकि जो रेपो रेट आपका है, CRR, SLR, इसमें परिवर्तन जो किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मौद्रिक नीति कहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण निवेश मांग वक्र, ये हमारा निवेश मांग वक्र इस प्रकार का होता है आपका, इन्वेस्टमेंट कर और बाईं तरफ इसको खिसकाएगा। ठीक है, बाईं तरफ जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कब खिसकेगा, जब क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ब्याज की दर में वृद्धि होने से जो निवेश मांग वक्र है वो क्या होगा, बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। ठीक है, आपका जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार से होता है, इस तरीके से जो इनकम के ऊपर निर्भर नहीं करता, आय के ऊपर निर्भर नहीं होता है। जबकि प्रेरित निवेश जो होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, वो क्या करता है, इनकम के ऊपर निर्भर करता है, आय बढ़ने के साथ में जो निवेश बढ़ता है। तो ये जो अंतर है वो किसके द्वारा किया गया था, किन्स के बाद के जो अर्थशास्त्री उन्होंने इन दोनों के बीच में अंतर किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में नई उदारीकृत औद्योगिक नीति, ठीक है, न्यू लाइबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो भारत में कब आई थी, जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे। और आर्थिक सुधार जो प्रारंभ हुए थे भारत में कब हुए थे, 1991 से। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच किस पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, वेंट ऑफ सरप्लस की अगर हम बात करें तो ये जो अवधारणा है वो किसके साथ में संबंधित है, एडम स्मिथ के साथ में संबंधित है। जो निर्धन देश होते हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, उनके पास में क्या होता है कि कोई देश क्या करते हैं, अपनी उपभोग आवश्यकताओं से जो भी अधिक उत्पादन करता है उसको एडम स्मिथ ने क्या कहा था, वेंट फॉर सरप्लस कहा था। तो वेंट ऑफ सरप्लस की जो अवधारणा है वो आपकी अल्प विकसित देशों के साथ में संबंधित है और ये जो कंसेप्ट है वो एडम स्मिथ के साथ में संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ठीक है, राजकोषीय नीति में आपका क्या आएगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अभी टैक्सेशन आता है, कराधान आएगा आपका, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो होता है सार्वजनिक व्यय वो भी आएगा। ये जो खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं ये आपकी किस में आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में आएगी, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। अगला है, मुद्रा के कार्य हैं। ठीक है, मुद्रा क्या करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम है, यूनिट ऑफ वैल्यू, मूल्य की इकाई के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं, दोनों सही हैं। फिर सी ऑप्शन आपका दे रखा है दोनों, मतलब करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन के विनिमय का माध्यम जो ए में लिखा हुआ था और बी में लिखा हुआ था मूल्य की इकाई, दोनों के लिए मुद्रा का कार्य है दोनों। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, मुद्रास्फीति के प्रकार। ठीक है, मुद्रास्फीति जो होती है उसको हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है, जिसमें वार्षिक जो वृद्धि दर होती है कीमतों में वो लगभग कितनी है होती है, 2-3% के आसपास हम कह सकते हैं, या जनरली 5% से जो कम होती है वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है।
5 से लेकर 10% तक वार्षिक जो वृद्धि होती है कीमतों में, उसको हम क्या कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई स्फीति कह सकते हैं। और जब कीमतों में जो वार्षिक वृद्धि होती है वो 10% से लेकर 20% होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दौड़ती हुई स्फीति कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है। ठीक है, व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं और ऋण देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा वो अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण भी करते हैं, यात्री चेक जो होते हैं वो भी जारी करते हैं। नोट निर्गमन का जो कार्य है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, केंद्रीय बैंक करता है। और भारत के संदर्भ में नोट निर्गमन का जो कार्य है वो कौन करता है, आरबीआई। तो नोट निर्गमन का जो कार्य है वो व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, कीन्स के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की जो मांग है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, लेन देन करने के लिए जो मुद्रा की मांग होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, आय के ऊपर। ठीक है, मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए थे किन्स ने, एक तो लेन देन मांग जो आय के ऊपर निर्भर करती है, दूसरी सतर्कता मांग जो भी आय के ऊपर निर्भर करती है, और तीसरी थी सट्टा मांग जो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। ये ब्याज की दर के ऊपर निर्भर कौन करती है, सट्टा मांग। जबकि हमको यह पूछा हुआ है लेन देन मांग, ट्रांजैक्शन डिमांड जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, इनकम, आय के ऊपर निर्भर करेगी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन M3, ठीक है, M3 मुद्रा पूर्ति की 4 अवधारणाएं हैं, जिसमें M1 में हम क्या करते हैं, C+D को सम्मिलित करते हैं। M2 जो अवधारणा आपकी है उसमें हम क्या करते हैं, M1 के साथ में डाकघरों के पास में लोगों की जो जमाएं होती हैं उसको हम सम्मिलित कर देते हैं। जबकि M3 में हम क्या करते हैं, M1 के साथ में जो बैंकों के पास में समय जमा होती है, टाइम डिपॉजिट, उसको हम प्लस कर देते हैं। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, तो बैंकों के पास में जो समय जमा है उसको M1 में जोड़ दो तो हमारे क्या आ जाएगा, M3 कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा, जिसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी उसको हम कहते हैं M3 को। अगला है, सट्टेबाजी मुद्रा की मांग की लोच तरलता जाल की स्थिति में क्या होगी। ठीक है, ये आपकी तरलता जाल की स्थिति है, और तरलता जाल की स्थिति में अगर हम देखें तो मुद्रा की जो मांग की लोच है वो क्या होगी, अनंत होगी, अनंत होगी। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, मुद्रा के लेन देन सिद्धांत में ब्याज दर पर निर्भरता को किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, मुद्रा के लेन देन सिद्धांत में ब्याज की दर पर जो निर्भरता होती है उसको किसने आगे बढ़ाया था। तो ये जो आगे बढ़ाने का काम किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, बोमोल और टोबिन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होना चाहिए, इसको एक बार और चेक कर सकते हैं आप। अगला देखिए, 1969 के MRTP अधिनियम को, ठीक है, MRTP अधिनियम को क्या किया गया था, देखो 2012 से बदल दिया गया, गलत है। 1978 में जोड़ दिया गया, ये भी गलत है। 1991 में जोड़ दिया गया, ये भी गलत है। मतलब देखो जो MRTP एक्ट है उसको संशोधन किया गया था 2002 में। ठीक है, तो 2002, तो देखिए यहाँ पे 2012 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 1978 है, 1991 है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, अच्छा ये एक्ट 2002, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ए ऑप्शन जो है उसमें आपका हिंदी वर्जन जो है उसमें 2012 लिखा हुआ है ये, और इंग्लिश वर्जन में आपका एक्ट 2002 लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वर्जन के हिसाब से देखोगे तो जो MRTP अधिनियम है वो रिप्लेस किया गया किसमें, 2002 में। ठीक है, 1969 वाला जो था, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला है, तुरंत मेल सेवा जो है वो कब प्रारंभ की गई थी, 1975 में। अगला है, सिडबी की स्थापना की गई। ठीक है, सिडबी आपका एक तरह से क्या काम करता है, सिडबी क्या है, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ठीक है, सिडबी क्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, मतलब लघु उद्योगों को विकास करने के लिए कार्य करता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, 1990 में। देखिए यहाँ पे 69 ये नहीं,
ये 79 है, 89 है, मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिडबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? अप्रैल 1990 को हुई थी, तो 1990 वैसे सही है, 1990 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ठीक है, सेकंड जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फर्स्ट आई थी 1948 में और सेकंड आई थी 1956 में। ठीक है, 1956 मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था? मतलब ये कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने कम समय में अधिक उपज देने वाली गेहूं की जो किस्में हैं, अच्छे बीजों की किस्में हैं, उसकी उन्होंने खोज की थी और उसके बाद में भारत धीरे धीरे क्या हो गया था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था, खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ा था। इसलिए जो एम एस स्वामीनाथन हैं, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को कब अपनाया गया था? 1951। अगला है, सेन का गरीबी निर्देशांक क्या है? ठीक है, सेन का जो गरीबी का सूचकांक है वो गरीबी का समग्र माप करता है, गरीबी गहनता को मापने का काम करता है, इसलिए आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? शिक्षा का स्तर क्या होता है? निम्न होता है। ये तो यहाँ पे लिखा है, देखो, मानव विकास सूचकांक का निम्न स्तर होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में 3 इसके घटक होते हैं। ठीक है, तो ये निम्न स्तर पर होते हैं, बिल्कुल सही हैं। और अत्यधिक पूंजी का होना, ये नहीं, पूंजी तो वहाँ पे कम पाई जाती हैं। आधारभूत जो संसाधन है वो कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही होना चाहिए। तो ए और सी ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? दोनों, मानव विकास सूचकांक का निम्न स्तर और आधारभूत संसाधनों का निम्न स्तर, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हमारा। अगला देखिए, यहां पे हमको सूची 1 को सूची 2 के साथ में मेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एससीपी उपागम है वो किसके साथ में संबंधित हैं? नवक्लासिकी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। जो लेन देन सिद्धांत हमारा है, लेन देन सिद्धांत आपका किसके साथ में संबंधित है? विलियमसन के साथ में संबंधित है। सार्वजनिक विकल्प का सिद्धांत, पब्लिक चॉइस थ्योरी किसकी है? जेम्स बुकानन की है। और औद्योगिक संकेंद्रण जो है वो किसके साथ में संबंधित है? एच सूची के साथ में संबंधित है। इस तरीके से आप इसका सही ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिशु उद्योग की वकालत के पक्ष में तर्क। ठीक है, शिशु उद्योग की अगर हम बात करें तो शिशु उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं, मतलब जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, उनको संरक्षण देने के साथ में संबंधित है। ठीक है, शिशु उद्योग की वकालत का मतलब क्या हो गया? हमारे छोटे छोटे जो लघु उद्योग है उनको संरक्षण प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा। अगला है, NFSH का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, इनमें से जो रबी की फसल है जो सर्दी के मौसम में आती है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है? मटर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है, सफेद क्रांति के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, सफेद क्रांति मतलब आपकी जो दूध क्रांति इसको हम कहते हैं, श्वेत क्रांति इसको हम कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ठीक है, 1970 में 1970 में दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया था। मतलब दूध उत्पादन में विश्व में हमारा जो टॉप स्थान है उसको हासिल करने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया, जिसको हम सफेद क्रांति कहते हैं। और इसका जो जनक है वो किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन या वी कुरियन इसको हम कह सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और जो MS स्वामीनाथन उनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है,
वर्तमान में कृषि का भारत की जीडीपी में लगभग कितना योगदान है? देखिए ये आपका 2017 का पेपर है, तो उस समय योगदान कितना था? लगभग 14% के आसपास था। और अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये जो योगदान है कृषि क्षेत्र का वो कितना है? लगभग 18% के आसपास है। अगला है संघीय उत्पादन संघ जो है वो एकाधिकार की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल सही है। यदि ये उत्पादन की कुल लागत को न्यूनतम करना है तो बहु कारखाना एकाधिकारी की तरह व्यवहार किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। और यूएस में एक तरह से क्या इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है नाफेड। ठीक है, नाफेड क्या है? ठीक है, नाफेड एक तरह से कृषि विपणन से संबंधित सहकारी संस्थान है जो कब स्थापित हुआ था भारत में? 1958 में। और ये एक तरह से कृषि उत्पादों का जो हमारा विपणन है उनका भंडारण करना, ठीक है, उनका विकास करना, कृषि उत्पादन में सहायता प्रदान करना, परामर्श देना, इस तरीके से जो कार्य है वो नाफेड के द्वारा संचालित होते हैं। और नाफेड एक तरह से क्या है? सहकारी संस्थान है। ठीक है, वर्तमान में अगर आप देखोगे तो भारत सरकार के द्वारा जो मुद्रास्फीति उसको नियंत्रित करने के लिए, जैसे कि जो चने की दाल है वो सस्ती दरों पर, चने की दाल हो गया, आपका गेहूं का आटा है, चावल है, इनको सस्ती दरों पर इस नाफेड के माध्यम से जो है वो बाजार में बेचा जा रहा है। अगला है एक नकारात्मक विषय वितरण में माध्य, मध्यिका एवं बहुलक का क्रम क्या होता है? ठीक है, नकारात्मक मतलब ये आपका हो गया नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, और नेगेटिव स्क्यूनेस का हमारा जो डायग्राम होता है वो आपका बनेगा इस तरीके से। मतलब इसमें ज़्यादातर जो वैल्यूज होती हैं वो कहाँ होती है? राइट साइड में होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे ये आपका क्या है? बहुलक है। बीच में आपका क्या होता है? मीडियन, मध्यिका, और ये आपका होता है समांतर माध्य। तो इसमें आप क्या देखोगे? समांतर माध्य सबसे कम होता है, उसके बाद में मध्यिका होती हैं, और सबसे ज्यादा कौन होता है? बहुलक। ठीक है, बहुलक सबसे ज्यादा होता है। तो कौन से ऑप्शन में है आपका यहाँ पे? ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन में देखिए इसको क्रम से अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा एक्स बार सबसे कम है, उसके बाद में मध्यिका उससे ज्यादा है, और बहुलक जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एक जो ए ऑप्शन आपका है वो सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण का निरपेक्ष माप है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मतलब देखिए जितने भी गुणांक होते हैं ना, गुणांक सारे क्या होते हैं? रिलेटिव मेजर होते हैं, सापेक्ष माप होते हैं। तो ये देखिए ये भी आपका सापेक्ष है, ये भी सापेक्ष है, और ये भी सापेक्ष है। हमको पूछा हुआ है निरपेक्ष कौन सा, एब्सोल्यूट कौन सा है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो प्रमाप विचलन है, ठीक है, ये आपका कौन सा माप कहलाएगा? एब्सोल्यूट। ठीक है, निरपेक्ष माप कहलाएगा। सापेक्ष पूछते तो ए, बी और डी ये तीनों कौन से हैं? सापेक्ष माप हैं। अगला है 3 कारखाने ए बी सी हैं, क्रमानुसार 100, 200 और 300 मजदूरों की संख्या हमको दे रखी है यहाँ पे। इन तीनों कारखानों में मजदूरी का माध्य समान है, मतलब तीनों में समांतर माध्य क्या है? जो उनको मजदूरी दी जाती है उसका वो समांतर माध्य समान है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कारखाना सी का वितरण अधिक है, विचरण, या फिर ए में निम्न प्रमाण विचलन है, या सी में प्रमाण विचलन समान है? तो देखिए ये जो हमारे पास में सूचना दे रही है, एक तो मजदूरों की संख्या दे रखी है n, और एक इनका हमको समांतर माध्य दे रखा है x बार दे रखा है। तो इसके आधार पर हम विचरण जो होता है ना, वेरिएशन, वो हम पता नहीं कर सकते हैं। प्रमाण विचलन हमको नहीं दे रखा है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि बाकी जो हमारे पास में विचरणशीलता जो है उसको मापने के लिए हमको किसका हमारे पास में क्या होना चाहिए? प्रमाप विचलन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है भुगतान संतुलन की असमानता को ठीक करने की कौन सी विधि मार्शल लर्नर शर्त के रूप में जानी जाती है? ठीक है, मार्शल लर्नर जो शर्त हैं वो क्या बताती हैं कि किसी देश में जो मुद्रा का अवमूल्यन है, ठीक है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? व्यापार संतुलन में सुधार कर सकते हैं मुद्रा का अवमूल्यन करके। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन। और ये जो व्यापार संतुलन है उसमें सुधार कब होगा? जब निर्यात और आयातों की जो लोच है वो क्या होनी चाहिए? 1 से अधिक होनी चाहिए।
तो मार्शल लर्नर की जो शर्त है वो डीवैल्यूएशन अवमूल्यन पे आधारित है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, अवमूल्यन के ऊपर निर्भर होती हैं। अगला है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो थ्योरी है, क्रय शक्ति समता नियम मतलब दो देशों में विनिमय दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पे दोनों में क्रय शक्ति समान हो जाती है। ठीक है, और क्रय शक्ति समान हो जाती है, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था, गुस्टाव केसल। गुस्टाव केसल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है लेस्पेर सूचकांक कितना है 110 और पाशे का सूचकांक कितना है 108, तो फिशर का सूचकांक क्या होगा। तो देखो फिशर का सूचकांक हम कैसे निकालते हैं, लेस्पेर इंटू पाशे का सूचकांक करके उसका हम क्या करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेस्पेर का कितना है 110 और पाशे का कितना है 108, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 108 और 110 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, वो निकाल के देखना पड़ेगा। तो देखो 110 तो नहीं आ सकता है, 100 भी नहीं आएगा कम, ठीक है, 108 भी नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपका आता है 108 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राउंड फिगर में आप बोल दोगे 109, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला है एक सीधी रेखा समीकरण y इक्वल टू आपके पास में क्या है a प्लस बी एक्स में b क्या दर्शाता है। तो देखो a तो आपका क्या है, इंटरसेप्ट है आपका, लेकिन b जो है वो क्या दर्शाता है, स्लोप, ढाल को दर्शाता है। ठीक है, b आपको क्या दर्शाएगा इसमें, स्लोप को, वक्र का जो ढाल है उसको दर्शाता है। b ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है निम्न में से कौन भुगतान के संतुलन में असंतुलन का प्रकार है। तो दीर्घकालीन असंतुलन भी हो सकता है, चक्रीय असंतुलन भी हो सकता है, संरचनात्मक असंतुलन भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। अगला है किन्स का तर्क है कि आर्थिक गतिविधियों के स्तर का मुख्यतः जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है। मतलब आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत देखोगे उसके अनुसार अगर हम देखें तो जहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती हैं वहाँ पे किन्स के अनुसार आय एवं रोजगार का निर्धारण होता है। लेकिन जो ए से समग्र पूर्ति उसको उन्होंने स्थिर माना था, इसलिए आय एवं रोजगार मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करता है, समग्र मांग के ऊपर, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है सामान्यतः किस सिद्धांत को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के तहत सम्मिलित किया जाता है। सूक्ष्म जो माइक्रो इकोनॉमिक्स उनको हम क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। बाकी जो रोजगार का सिद्धांत है, आय का सिद्धांत है, किसको कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक को कहा जाता है। अगला है एक एकाधिकारी के लिए कीमत 16 है और सीमांत आगम 4 हैं, तो मांग की लोच क्या होगी ये हमको निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए आर इक्वल टू आपका क्या होता है, एम आर ई अपॉन ई माइनस 1। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो ए आर आपका यहाँ पे कितना है 16 इक्वल टू एम आर कितना है 4, ई आपको कैलकुलेट करना है ई अपॉन ई माइनस 1। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे आगे तो ये आपका हो जाएगा 16e माइनस 16 इक्वल टू 4e। ठीक है, अब इसको आगे आप सोल्व करोगे देखो 16e माइनस 4e कितना हो जाएगा 12e इक्वल टू 16। तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन 12, और 16 अपॉन 12 का मतलब क्या हो गया 4 अपॉन 3 मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अल्पाधिकार में कीमत जड़ता को समझाने के लिए विंकुचित मांग वक्र तकनीक का प्रयोग किया था। हमने ऊपर देख लिया था जो विंकुचित मांग वक्र है, किंग डिमांड कर, वो किसके साथ में संबंधित हैं, पॉल स्वीजी के साथ में संबंधित हैं। अगला है ओएलएस आकलन के क्या परिणाम होंगे यदि समाश्रण मॉडल में विषम विसरित हो जाता है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये क्या होगा, इनएफिशिएंट होगा।
यूरो मुद्रा जो चलन में आई है वो कब से आई हैं? ठीक है, यूरो मुद्रा कब से आई हैं? 1999 से। सी और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे। अगला है सॉफ्ट लोन, नम्र ऋणों की जो स्वीकृति है वो किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, नम्र ऋण जो है आपके IDA के द्वारा दिए जाते हैं। और सॉफ्ट लोन का मतलब क्या हो गया? जिसमें मतलब जिन लोन पर ब्याज नहीं लगाया जाता है या ब्याज की दर क्या होती है? बहुत कम होती है, न्यूनतम ब्याज की दर होती है। अगला है विशेष आहरण अधिकार SDR किसी देश के लेखे में केवल एक किताबी प्रविष्टि है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको हम बुक कीपिंग एंट्री कहते हैं, SDR को बिल्कुल सही है। और विशेष आहरण अधिकार जो होता है उसको कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है, पेपर गोल्ड भी इनको हम कहते हैं। दोनों कथन आपके यहाँ पे सही हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है भारत और वियतनाम के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार 4.8 करोड़ डॉलर का है, जिसे 2050 तक कितने करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है? 15 करोड़। अगला है नए स्थापित होने वाले यूनिवर्सल बैंकों को काम करने के लिए 6 वर्ष के भीतर अपने शेयरों के स्टॉक को एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना होगा। अगस्त 2016 को जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार यह पूर्व में कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का होना चाहिए लगभग। अगला है भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण है? अपर्याप्त सिंचाई, बिल्कुल सही है। मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, ये भी सही है। नई तकनीक का अभाव, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। कॉफी के उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम है? कर्नाटका। भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन सा उद्योग प्रदान करता है? रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में ग्रामीण विकास एवं कृषि साख की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है? नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आवर्ती योजना की नीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंगीकृत किया गया? आवर्ती योजना है जिसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान आपका था 1978 से 80। और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय। मतलब इसमें क्या होता है रोलिंग प्लान में, जो भी योजना होती हैं, ठीक है, वो प्रभावी है या नहीं, उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? वार्षिक आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर कुजनेट ने तकनीकी प्रगति के अंतर्गत कौन से तत्वों का समावेश किया? तो वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार का, नव प्रवर्तन, सुधार, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन, सभी को उन्होंने स्वीकार किया था। डी ऑप्शन आपका। वैश्वीकरण में राज्य की भूमिका, वैश्वीकरण में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो राज्य की भूमिका क्या होगी? न्यूनतम होगी, बहुत कम, न्यूनतम। अगला है कृषि उत्पादन में वृद्धि जो है वो ऋणात्मक कब रही थी? आपकी तीसरी योजना में। अगला है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक 1957 में किसके द्वारा लिखी गई थी? लेबिन्स्टीन। और अंतिम प्रश्न आज का है आपका, आर्थिक पर्यावरण जो है वो किससे प्रभावित होता है? घरेलू हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है उससे भी प्रभावित होगा, और वैश्विक जो आर्थिक स्थिति है दोनों से प्रभावित होता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें सही? सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है।